विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। इस दौरान आरजेडी के 10 लाख नौकरियों के वादे को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि 15 साल में 95,000 नौकरी देने वाले हम पर हमला कर रहे हैं। नीतीश ने कहा कि लोग जानते हैं कि ऐसी बातों का कोई तुक नहीं है। आपके जो विरोधी हैं वह 10 लाख रोजगार की प्रॉमिसेस के साथ, टॉल प्रॉमिसेस के साथ आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इलेक्शन जा कहां पर रहा है, किस मुद्दे की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, हमको क्या घेरेगा? हमको कोई नहीं घेर सकता है। आप जान लीजिए, लोगों को मालूम है कि कुछ न कुछ ऐसी बात करते रहो जिसका कोई तुक नहीं। ये जो बोल रहे हैं ये लोग, कभी इसके बारे में किसी ने सोचा है? किसी भी राज्य के बारे में सोचा है? आप जरा बता दीजिए तो। किसी को सरकारी नौकरी इतनी बड़ी संख्या में जो आजकल बोल रहा है, जरा उससे पूछिए। 15 साल जो राज था उन लोगों का, तो उस राज में 10 साल झारखंड और बिहार एक था, और उसके बाद 2000 के बाद 2005 तक बिहार था। ये 15 साल मिला करके बिहार झारखंड के साथ और 5 साल झारखंड से अलग बिहार का, कुल मिला के 15 वर्ष में इन्होंने कितनी नौकरी दी थी? 15 वर्ष में 95,000। आरजेडी ने सीएम नीतीश पर पलटवार किया है। आरजेडी ने सीएम नीतीश को हताश और उदास करार दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 10 दिन के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी हताश हैं, निराश हैं और उदास भी हैं, क्योंकि हार सामने दिख रही है। 10 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी होगी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। राज तिलक की हो गई है तैयारी, तेजस्वी यादव जी की अब है बारी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। बताया गया कि पिछले 4 महीने से 600 से ज्यादा लोग एक मैदान पर कब्जा कर झुग्गियां बनाकर रह रहे थे, जिन्हें वहां से हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी उन पर आंसू गैस के गोले दागे। गुस्साए लोग बंदूकों से लैस पुलिस वालों को खुली चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटे। इन लोगों ने पुलिस को वहां से खदेड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ती रही, जिसके बाद उन लोगों को पीछे हटना पड़ा। पुलिस ने वहां अवैध तरीके से बनाई गई झुग्गियों को ढहा दिया, जबकि कई झुग्गियों में आग लगा दी गई। घर बार उजड़ जाने की परेशानी उन लोगों के चेहरों पर साफ नजर आई। इस कार्रवाई के दौरान 30 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर उतर आए हैं। प्रदर्शन कर रहे गुर्जर समुदाय के लोगों ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। दिल्ली या फिर मुंबई की ट्रेनें भरतपुर होकर ना जा सकें, इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने कई जगह रेल पटरियों को उखाड़ दिया है, तो कई जगह रेल पटरियों पर लगने वाली फिश प्लेट को हटा दिया है। कल राजस्थान सरकार ने गुर्जर समुदाय से समझौता होने का दावा किया था, लेकिन कर्नल बैंसला की अगुवाई में गुर्जर समुदाय ने इसे खारिज कर दिया। कर्नल बैंसला का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राजस्थान सरकार ने भरतपुर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बातचीत के लिए मंत्री अशोक चांदना को भेजा, लेकिन कर्नल बैंसला ने तबीयत ठीक नहीं होने की बात कहते हुए बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। तो विजय जी के लिए तो आप बयाना के लिए रवाना हुए थे, बीच रास्ते से कैसे, क्या कोई सूचना ऐसी आई कि रास्ते रोक दिए गए हैं? अभी ताजा में ही इंडोन से निकलने के बाद ही बीच में रास्ता रोक दिया गया। तो रास्ता रुक गया तो रात का टाइम में फालतू में कोई पुलिस का और उनका कन्फ्रंटेशन हो जाए, अच्छी बात नहीं है। शांतिपूर्वक वातावरण में सारा काम होना चाहिए। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण की चिंगारी भड़क उठी। इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने के लिए मुंबई में मार्च निकाला गया। इन लोगों ने राज्य की उद्धव सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखने का आरोप लगाया। और इसका विरोध करने के लिए मराठा क्रांति मोर्चा के कुछ लोग झंडे और बैनरों के साथ सड़क पर उतर आए। अपनी मांगों को लेकर फिर एक बार मराठा क्रांति मोर्चा जो है वो रास्तों पर उतरा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राज्य सरकार के खिलाफ
मोर्चा निकाला जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। मराठा क्रांति मोर्चा ने मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। राज्य सरकार के खिलाफ ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हमारी बाजू माननी चाहिए थी वो राज्य सरकार नहीं। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री अशोक चौहान और विजय वडेट्टीवार को मंत्रिमंडल से हटाने की भी मांग की। दक्षिण चीन सागर में बने हुए तनाव के बीच चीन ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए चीन ने समंदर में अपनी ताकत दिखाकर दुनिया को डराने की कोशिश की। हालांकि चीन की यह कोशिश भी किसी गीदड़ भभकी से ज्यादा नहीं है, क्योंकि चीन ने जो वीडियो जारी किया वो समंदर में तैनात अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर का है। एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग के बारे में चीन दावा करता है कि उसे पूरी तरह चीन में तैयार किया गया है। वीडियो में एक फाइटर जेट इस कैरियर से उड़ान भरता हुआ भी दिखाया गया। एक हेलीकॉप्टर को भी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हुए दिखाया गया। इस वीडियो में समंदर में बमबारी करने की क्षमता को भी दिखाया गया। इससे पहले चीन पहाड़ों और जंगलों में अपनी थल सेना के अभ्यास के भी वीडियो जारी कर चुका है। इस बार उसने ऐसी ही कोशिश खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए की। ड्रग्स केस में एनसीबी ने पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण की मैनेजर को समन भेजा। ड्रग्स केस में एनसीबी ने पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को समन भेजा है। साथ ही एनसीबी ने क्वान एजेंसी को भी समन भेजा है, जिसकी करिश्मा प्रकाश कर्मचारी हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली जोसेफ अंगारिया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली पर 11 से ज्यादा नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। यूपी के जालौन में कांग्रेस नेता अनुज मिश्रा के खिलाफ छेड़खानी के आरोप में केस दर्ज किया गया। इससे पहले पीड़ित लड़कियों ने अनुज मिश्रा की सरेआम पिटाई की थी। जांच करेंगे, उस पर जांच करने के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। यूपी के हापुड़ में बीजेपी विधायक कमल मलिक का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो गन्ना मिल के एक अधिकारी को धमकाते नजर आए। बताया गया कि किसानों ने गन्ना मिल पर घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी विधायक वहां गए थे। मुंबई में लोकल ट्रेनों में आम यात्रियों के सफर पर रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार की चिट्ठी का जवाब देते हुए आवश्यक उपायों की योजना पर जवाब मांगा। हैदराबाद में पुलिस ने अवैध रूप से एक जगह से दूसरी जगह रुपए भेजने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दुब्बाका विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के एक रिश्तेदार के पास से 1 करोड़ रुपए जब्त किए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का प्रचार अभियान खत्म हो चुका है। दूसरे चरण में 90 से ज्यादा सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। लेकिन इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विरोधियों को घेरने के लिए डबल युवराज वाला दांव खेल दिया है। अभी तक जो विपक्ष बिहार की एनडीए सरकार को डबल इंजन वाली सरकार कहकर हमलावर होता था, वो पीएम के इस डबल युवराज वाले फॉर्मूले की काट में जुट गया है। जंगल राज के युवराज क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं क्या? जब कोरोना का संकट सबसे ज्यादा था, जब पूरा बिहार कोरोना से लड़ रहा था, तब ये लोग कहां थे? इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया? ये बड़े बड़े बंगले बने तो किसके बने? ये महल बने तो किसके बने? हर आकलन, हर सर्वे एनडीए की जीत का दावा कर रहा है। बिहार चुनावों में पीएम मोदी की हुंकार। चारों तरफ से एक ही संदेश आ रहा है कि प्रथम राउंड में एनडीए ने बाजी मार ली है। इशारों इशारों में महागठबंधन पर हमला। सिर्फ अपने परिवार के लोगों को हर बार टिकट दिया। पीएम के निशाने पर डबल युवराज। भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है। बिहार का सियासी समर एक बार फिर पीएम मोदी के धुआंधार चुनावी अभियान पर टिक गया। एक तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और
लेफ्ट पार्टियों ने मोर्चाबंदी कर रखी है, तो दूसरी तरफ एनडीए की ओर से पीएम मोदी के सियासी हुंकार विरोधियों को धराशायी करने को तैयार है। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के मतदान से पहले 4 रैलियों को संबोधित किया और इन चारों रैलियों में एक बात केंद्र में थी और वो बात ये थी कि बिहार के सियासी रण में सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी, छपरा से लेकर समस्तीपुर, समस्तीपुर से लेकर मोतिहारी और मोतिहारी से लेकर बगहा तक पीएम मोदी ने इशारों में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक ओर जहां बिहार की डबल इंजन सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज अपने सिंहासन को बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में एनडीए की जीत का दावा करते हुए पीएम मोदी ने यूपी विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का बिना नाम लिए ये दावा किया कि यूपी चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन का जो हाल हुआ, कुछ वैसा ही हाल कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन का बिहार में होने जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यूपी में मेरी हार की हताशा कांग्रेस को बिहार खींच लाई है, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस की दाल गलने नहीं वाली। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। अभी तो चुनाव चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पिच क्लियर कर दिया है कि वंशवाद की राजनीति के खिलाफ अब अगले थ्रू आउट हमलावर रहेंगे, ये पक्का भरोसा है। अब इसका नतीजा क्या होगा कोई नहीं जानता। पीएम मोदी ने एनडीए के सामने पड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हुए भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर बिहार में, जितनी बड़ी चुनौती रही है उतने ही बड़े प्रयास हुए हैं। बात चाहे जीवन बचाने की हो, आजीविका बचाने की हो, एनडीए सरकार हर पल एक नागरिक के साथ खड़ी रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर परिवारवाद की सियासत का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अगर बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को सत्ता में ना बैठाया होता, तो बिहार में गरीब के चूल्हे की चिंता करने वाला कोई नहीं होता। गरीब के जो आशीर्वाद है उसके हकदार आप भी हैं, क्योंकि आपके उस एक वोट की ताकत है
जो 8 महीने से इस संकट में भी गरीब के घर का चूल्हा जलता रखा है। ये आपके वोट की ताकत है। अगर आपने मुझे आशीर्वाद न दिए होते, आपने मुझे और नीतीश बाबू को न बिठाया होता, तो शायद ये अपने परिवार का सोचने वालों ने कभी गरीब के घर के चूल्हे की चिंता नहीं की होती। बिहार चुनाव अब एक ऐसे पड़ाव पर जा पहुंचा है जहां 2 चरणों की वोटिंग होनी बाकी है। यही वजह है कि एक खास रणनीति के तहत सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं। पीएम मोदी बिना नाम लिए राहुल गांधी और तेजस्वी पर हमलावर हैं, तो तेजस्वी यादव भी एक अलग रणनीति के तहत प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। वो नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ उतने आक्रामक नहीं हैं जितने कि नीतीश कुमार के खिलाफ। इतना ही नहीं, स्थानीय मुद्दों को लगातार हवा देकर वो बिहार की सियासत को भी बिहार से बाहर नहीं ले जाना चाहते। यही वजह है कि पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर तेजस्वी यादव ने कुछ इस तरह से ट्वीट किया। बिहार वासियों को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो सकारात्मकता के साथ केवल और केवल बिहार और बिहार वासियों के जीवन और बेहतरी से संबंधित ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं और उनके कार्यकाल में हुए निवारण पर ही अपनी राय रखेंगे। तेजस्वी की रणनीति इसको ठीक रणनीति माना जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े लीडर के सामने अपने को खड़े करने की जो राहुल गांधी ने गलती की है वो तेजस्वी नहीं कर रहे हैं, और नीतीश के खिलाफ लगातार हमलावर रह के वो अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं उनको वही करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने मोदी के खिलाफ न्योता दे दिया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट भी रख दी है। नल जल योजना का 70% हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ जाता है? 15 साल से एनडीए सरकार है, फिर भी कुपोषण और भुखमरी क्यों है? पीएचडी, एमबीए, एमसीए करने के बाद भी बिहार के युवाओं को चपरासी और माली बनने के लिए फॉर्म क्यों भरने पड़ते हैं? बिहार बेरोजगारी का केंद्र क्यों है? और बिहार में डबल इंजन सरकार में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है? क्यों बिहार के श्रमवीर वापस दूसरे राज्य पलायन करने को मजबूर हुए? मनरेगा योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का भुगतान श्रमवीरों को पिछले 4 महीनों से क्यों नहीं किया गया? बिहार के श्रमवीरों की सबसे दयनीय दशा क्यों है? बिहार में केवल 2132 परिवार ही 100 कार्य दिवस पूरा कर पाए, ऐसा क्यों? एनडीए की नीतीश सरकार अपने कुल बजट का केवल 2% ही महादलितों पर क्यों खर्च करती है? विशेष पैकेज की कितनी राशि बिहार को प्राप्त हुई और उसका कितना प्रतिशत विकास कार्यों पर खर्च हुआ? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला है? बिहार के सियासी मुद्दों पर सवाल करने वाले तेजस्वी यादव को जेडीयू ने आड़े हाथों लिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगा डाले। आप तो कह रहे हैं रोजगार देंगे, रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, तो ये कौन सा रोजगार है जो आपने ये कबूल किया था लालू प्रसाद जी के जन्मदिन के दिन कि तरुण यादव और तेजस्वी यादव एक ही हैं, तो ये जमीन के कागजात चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं दर्ज हुए? दरअसल हर सियासी दल की चुनाव में अपनी रणनीति होती है। पीएम मोदी हर मुद्दे को जनता से जोड़ने की ताकत रखते हैं, तो विपक्ष स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर इस सियासी रण को जीतना चाहता है। यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप की धार भी और तेज होती जा रही है। यूरोप के देश स्लोवाकिया में एक ऐसी कार बनाई गई जो लोगों को जमीन पर घुमाने के साथ ही आसमान की सैर भी कराएगी। हवा में उड़ने वाली इस कार का टेस्ट रन भी सफल रहा, जिसके वीडियो में ये स्टाइलिश 2-सीटर कार हवा से बातें करती नजर आई, लेकिन थोड़ी देर बाद सड़क पर दौड़ते दौड़ते उसके पंख निकल आए और वो कार से हवाई जहाज में बदल गई। सिर्फ 3 मिनट में कार ने अपना अवतार ही बदल डाला। उसने टेक ऑफ किया और आसमान को अपना ठिकाना बना लिया। वो हवा में 1500 फीट की ऊंचाई पर आराम से उड़ती नजर आई। कुछ देर तक आसमान में उड़ने के बाद वो जमीन पर उतर गई और दोबारा सड़क पर दौड़ने वाली कार में तब्दील हो गई।
बताया गया कि ये कार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार तक पकड़ सकती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने मतदान को सफल बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। जिले में 2 चरणों में 3 और 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकल सकें। इसके लिए एक खास अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए हवा में सफेद और लाल रंग के सैकड़ों बलून लगाए। इसके साथ एक बड़ा बलून भी दिखाई दिया, जिस पर लोगों से वोट डालने की अपील की गई थी। इसके साथ ही प्रशासन ने उम्मीद जताई कि इस अभियान का काफी असर पड़ेगा। लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं, मतदान हमारा कर्तव्य है और मतदान की तिथि को मतदान केंद्र पर आएं और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। इस कार्यक्रम में कई स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किए जाने का विरोध किया है। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है कि विदेश मंत्रालय ने अवैध और जबरन कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्र के हिस्से में भौतिक परिवर्तन लाने की कोशिश को खारिज किया और पाकिस्तान से इन अवैध कब्जे को फौरन खाली करने के लिए कहा। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और पाकिस्तान सरकार का जबरन कब्जाए गए क्षेत्र पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अभिनेत्री अमृता राव ने एक बेटे को जन्म दिया। अभिनेत्री अमृता राव ने शादी के 4 साल बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बेटे के आने पर मिली बधाइयों पर पिता आरजे अनमोल ने सभी का धन्यवाद दिया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां पहाड़ बर्फ से लदे दिखाई दिए। वहीं रोहतांग दर्रा और लाहौल स्पीति में भी हुई बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में और अच्छी बर्फ होगी तो और अच्छा हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। राजस्थान में कोरोना की वजह से सीएम अशोक गहलोत ने पटाखों को बेचने और आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को काला झंडा दिखाने वाले लोगों की उनके समर्थकों ने पिटाई कर दी। असम के काजीरंगा पार्क में हाथी की सवारी एक बार फिर शुरू कर दी गई। कोरोना और बाढ़ की वजह से हाथी की सवारी कई महीनों से बंद थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने विवेकानंद सरोवर का उद्घाटन किया और इससे पर्यटन बढ़ने की उम्मीद जताई। बहुत कुछ करने की गुंजाइश है छत्तीसगढ़, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यूपी के ललितपुर के डीएमए दिनेश कुमार की पत्नी ने वायरल हुए अपने वीडियो पर सफाई देते हुए इसे घरेलू मामला बताया और बेवजह इसे तूल ना देने की अपील की। हालांकि इससे पहले डीएमए दिनेश कुमार की पत्नी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रोते हुए उन्होंने अपने पति और सास पर गंभीर आरोप लगाए थे और अपना दर्द बयान करते हुए दावा किया था कि दहेज के लिए उन्हें ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। डीएमए दिनेश कुमार की पत्नी ने ये भी आरोप लगाया कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो इसके जिम्मेदार उनके पति और सास होंगी। मेरा हस्बैंड, मेरा मदर इन लॉ दोनों बहुत मार करके मुझे बहुत टार्चर करते हैं। They are going to killing me। अगर मैं मर जाएगा इसका पूरा कारण वो भी गई। वायरल वीडियो में डीएमए दिनेश कुमार की पत्नी ने आरोप लगाया था कि ससुराल में लंबे समय से उनके साथ मारपीट की जा रही है। बहुत टार्चर करते, वो डोरी मांग रहे, दूसरा शादी करने के लिए वो सोच रहे। मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे, पूरा सर्वंट के सामने पूरा बहुत मुझे मार दिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद डीएमए दिनेश कुमार की पत्नी ने सफाई पेश करते हुए इसे घरेलू मामला बताया और बेवजह तूल ना देने की अपील की। कौन पोस्ट किया, कैसे वायरल हुआ, हमका पता नहीं कि ये पूरा हमारा फैमिली मैटर। हालांकि डीएमए दिनेश कुमार की पत्नी ने तनाव में होने की तो बात मानी, लेकिन वीडियो किसने रिकॉर्ड किया इस बात की जानकारी होने से इनकार कर दिया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान खूब लूटपाट हुई और एक अफ्रीकी मूल की एक अमेरिकी महिला का बुटीक ही लूट लिया गया। मतलब जिनके लिए इंसाफ की मांग की गई उन्हें ही निशाने पर ले लिया गया। 4 दिन पहले वहां पुलिस की गोली से अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी, लेकिन उसके खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोग चोरी चकारी पर उतर आए और अफ्रीकी मूल की अमेरिकी महिला का बुटीक उनके हत्थे चढ़ गया। सामने आए वीडियो में अफ्रीकी मूल की 2 अमेरिकी महिलाएं उस बुटीक में दाखिल होती दिखी। स्टोर में घुसते ही उन्होंने बिना वक्त गंवाए कपड़ों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद तो लुटेरों की पूरी फौज ने उस दुकान पर धावा बोल दिया। उन्होंने सामान पर डाका डाला तो डाला, वहां तोड़फोड़ ही शुरू कर दी।
एक लुटेरा तो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा। कपड़े चुराने के लिए उसने अपनी जेब से इतना बड़ा थैला निकाला जैसे वो पूरी दुकान घर ले जाने का मन बनाकर आया हो। बदमाशों ने पूरे बुटीक को तहस नहस करने में 1 मिनट भी नहीं लिया। पाकिस्तान के कराची में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयान के विरोध में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। जुलूस निकाल रहे लोगों ने इमैनुअल मैक्रों के बयान को इस्लाम विरोधी बताया और पाकिस्तान की सरकार ने फ्रांस से सभी तरह के रिश्ते खत्म करने की अपील की। जुलूस निकाल रहे लोगों ने अपने हाथ में तख्तियां और बैनर ले रखे थे जिनमें फ्रांस के विरोध में नारे लिखे थे। इस दौरान गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी की और इमैनुअल मैक्रों की तस्वीर चप्पलों से रौंद दी। लेकिन इससे भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और इसके बाद उन्होंने इमैनुअल मैक्रों के पुतले को आग लगा दी। फ्रांस के तमाम चीज़ों का बायकॉट किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वो फ्रांस के सफ़ीर को 24 घंटों में यहाँ से बाहर निकाल दे और अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दे। गुस्साए लोगों ने इमैनुअल मैक्रों से उनके बयान पर माफ़ी की मांग की और पाकिस्तान की सरकार से फ्रांस पर सख्त रुख अपनाने की अपील की। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में सीएम नीतीश ने सरकार विरोधी लहर से इनकार किया। नीतीश ने रैलियों में भीड़ को जीत का आधार नहीं बताया। जिस तरीके से लोग खासतौर पे जो कई सारे जो आपके विरोधी हैं और खासतौर पे आरजेडी जिस तरीके से तेजस्वी की रैलियों में भीड़ हो रही है उसको साइड करके कह रहे हैं कि नीतीश जी पर एंटी इनकम्बेंसी जो है हावी है, क्या वाकई ऐसा है? आपको हम कहेंगे आपका भी होगा। 5 का भी भीड़ देख लीजिए लालू यादव का, 10 का भी भीड़ देख लीजिएगा, देख लीजिएगा गौर से। वो सब का कोई मतलब है? इस सब का कोई मतलब नहीं है। आप जान लीजिए, अगर इसी से कोई मतलब है तो जो लोग इसका एनालिसिस करते हैं उनको ठीक से सोच लेना चाहिए। एनालिसिस करते हैं कौन लोग रहते हैं? कभी एनालिसिस किया है कि कौन लोग उत्साहित होकर के सोच रहे हैं कि इसको गद्दी पर बैठाएं? बाकी लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? कुछ है पता? मीटिंग में है कौन? कुछ एनालिसिस किया है? बहुत सर्वे करता रहता, कर लेना सर्वे कि कौन लोग है। लोगों को आइसलैंड के तेजी से पिघलते ग्लेशियर की सैर कराने के लिए विशाल बस शुरू की गई। दावा है कि ये किसी ग्लेशियर पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बस है जो लगभग 50 फीट लंबी है। सदियों पुराने ग्लेशियर के बर्फीले रास्ते पर चलने के लिए बस की बनावट बेहद मजबूत दिखी। सामने आई तस्वीरों में 8 बड़े बड़े पहियों वाली ये बस बर्फ की मोटी चादर पर ऐसे फर्राटे से दौड़ती नजर आई जैसे कोई आम सड़क ही हो। बर्फ को काटते हुए वो आगे बढ़ती रही और अपने पीछे टायरों के गहरे निशान छोड़ गई। बताया गया कि ये बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज रफ्तार पकड़ सकती है। It's really emotional and you are like touching something that is old and you feel so in contact with the earth. वैसे तो इस ग्लेशियर पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन दावा किया गया कि उस पर 1-2 वाहनों को चलाने से ज्यादा नुकसान नहीं। यूपी के प्रयागराज में बलिया के विधायक सुरेंद्र